मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए दोस्तों, अपने मन को मजबूत बनाए रख रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए और कभी भी मन से हार मत मानिए और प्रयास करते रहिए। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 4 नवंबर। आज हम देखेंगे 4 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आप में से किसी ने बोला था कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है तो एक बार आप अपने यूट्यूब को रिफ्रेश कर लिया करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टी पद्मनाभन को। दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन को। और ये है टी पद्मनाभन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फेमस राइटर हैं ये केरला के। केरल सरकार ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुन लिया है। राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें केरल राज्य की तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और लोकसभा सीट है यहाँ से 20, राज्यसभा सीट है यहाँ से 9। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? द सर्वाइवर को। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नॉर्वेजियन लेखक जॉन फासे को। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को। तो इन अवार्ड्स को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, ऐसा तो हम लोग वीडियो के माध्यम से करवा ही देते हैं, बट आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एक रैपिड रिवीजन के रूप में भी आप इनको बार बार देखते रहिए, बार बार आंखों से निकालते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें वहाँ पर क्लिक करें। नेक्स्ट है, हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिव नादर। ये है शिव नादर जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। HCL टेक के संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का पर्याप्त दान किया और यह लगातार 5वां वर्ष है जब नादर 78 वर्ष की आयु में इस विशिष्ट रैंक का दावा करते हैं। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा परोपकारी व्यक्ति के रूप में किसने स्टैंड लिया है? तो यह लिया है शिव नादर ने। कितने रुपए के दान के साथ? 2042 करोड़ रुपए का दान करने के बाद। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसके संस्थापक हैं? HCL टेक के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, EPFO। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल मोड से भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस अवसर पर सभी को बधाई दी और इस कार्यक्रम में EPFO की उपलब्धियों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित करने के माध्यम से शो किया, जिसमें संगठन के 7 दशकों की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें EPFO संगठन की तो यह इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और यह हिंदी में कहलाता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952 को हुई थी। और इसके कार्यकारी कौन है? संगठन के कार्यकारी कौन है? तो यह है नीलम एस राव। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा EPFO के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हाल ही में अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल प्रक्षेपित किया है। मिन्यूटमैन 3 देश की रणनीतिक बचाव ताकतों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड द्वारा प्रबंधित करती है। मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल प्रणाली बोइंग कंपनी द्वारा विकसित की गई है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस मिसाइल का क्या नाम है? मिन्यूटमैन थर्ड। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? बोइंग कंपनी के द्वारा। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। बात करें अमेरिका की, तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है जो बाइडन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और मुद्रा है यूएस डॉलर। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। अगला सवाल है, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीदरलैंड। 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को डच व्यवसायों में न्यूनतम 12,50,000 यूरो का योगदान करना आवश्यक था। यह कार्यक्रम कई अन्य देशों के लक्ष्यों के अनुरूप था जो समान निवेश योजनाएं पेश करते हैं। इस वर्ष जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम बंद कर देगा और इसी के लिए बात की जा रही है कि डच गोल्डन वीज़ा पहल किसके द्वारा बंद की जा रही है? तो यह बंद की जा रही है नीदरलैंड के द्वारा, जो शुरू की गई थी 2013 में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें नीदरलैंड की, तो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। सम्राट है विलियम अलेक्जेंडर, प्रधानमंत्री है मार्क रूटे और मुद्रा है यहाँ की यूएस डॉलर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कर दिया है। इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा और पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इटली। और ये है इटली के उप प्रधानमंत्री जिनके साथ यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। भारत और यूरोपीय देश इटली ने हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक सार्थक बैठक की थी, जिसके फलस्वरूप मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें इटली की, तो इसकी राजधानी है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी और मुद्रा है यहाँ की यूरो, भाषा है इटालियन। नेक्स्ट है, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। ये है मोहम्मद शमी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 44 विकेट दर्ज थे। उसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 विकेट ले रखे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आजकल क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा क्रेज में चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है वर्ल्ड कप होने के कारण, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत के चुनाव आयोग ने देश भर के स्कूलों में चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। इस MOU के तहत NCERT स्कूली पाठ्यपुस्तकों में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसी कि भारत के चुनाव आयोग ने किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता लाने के लिए यह हस्ताक्षर किया है। आज का आखिरी सवाल है, भारत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन ए सही है।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया है। हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस तरह की क्रूज पहल देखो अपना देश के अंतर्गत लॉन्च की जा रही हैं और ये उनका अभिन्न हिस्सा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है क्रूज लाइनर का? तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना। अब देख लेते हैं 3 नवंबर की ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? दीपेश नंदा। हाल ही में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। साल 2023 की ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? क्विंटन डिकॉक। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखिएगा। ये थे हमारे 3 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, हमारी हिम्मत है, ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नए कंटेंट्स को इकट्ठा कर सकें। और हाँ दोस्तों, आपको अगर अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड यानी साइंस, जीके, जीएस स्टडी या करंट अफेयर से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो चाहिए जो मंथली या वीकली होती है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सब की सीरीज़ भी देख सकते हैं। हमारी पर्टिकुलरली वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो अलग से डाली जाती है जो हर सैटरडे संडे में आती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।